नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है ये भरण पोषण के उस पॉइंट पर है जिस पर कई लोग सवाल करते हैं कि अगर भरण पोषण चाहे वो एंट्रीम हो या फाइनल हो, अगर वो हो गया है और हम नहीं दे रहे हैं और अगर कोर्ट ने वारंट कर दिया है गिरफ्तारी का, तब जो है हमें क्या करना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि भरण पोषण आप CRPC 125 में देंगे, हिंदू मैरिज एक्ट धारा 24 में, और घरेलू हिंसा की धारा जो 12 के तहत केस लगता है उसमें धारा 23 में भी इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर है। और बाद में जब केस फाइनल हो जाता है, अगर उसमें साबित हो जाता है घरेलू हिंसा हुई है ऐसा कुछ भी, तो उसमें फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। तो ये कुछ सेक्शंस हैं, अलग अलग एक्ट में बने हुए हैं जिसमें कि आपको भरण पोषण देना है। तो सीधी सी बात ये है दोस्तों कि अगर मेंटेनेंस ऑर्डर हो जाए तो फिर क्या करें। पहली बात ये समझ लीजिए कि अगर घरेलू हिंसा का मामला है तो उसमें DIR रिपोर्ट को चैलेंज कर दे शुरुआत में ही। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस आपके ऊपर लगा हुआ है तो आप शुरुआत में ही DIR रिपोर्ट को चैलेंज कर दें। और मैंने इसके ऊपर बहुत से वीडियो पहले बनाए हैं, अगर आपने देखे हो तो मैंने उसमें बताया है कि उसमें क्या लूप होल्स होते हैं। ठीक है, अगर आप जो हैं घरेलू हिंसा अधिनियम का बेयर एक्ट खरीदे मार्केट से, मुश्किल से 50-100 रुपये का आता होगा, मेरे ख्याल से पतला सा आता है। तो उसमें जो घरेलू हिंसा के रूल्स दे के रखे हैं, क्या होता है कोई भी एक्ट बनता है तो उसमें दो पार्ट होते हैं। पहला होता है उसका मेन पार्ट जिसमें कि सब लिखा रहता है कि डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, पनिशमेंट्स क्या होंगे, क्या फाइन्स लगेंगे, ये सब रहता है। और सेकंड होता है उसका रूल पार्ट कि किस तरीके से प्रोसेस होगी। तो अगर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का बेयर एक्ट आप खरीदते हैं तो उसके जो जो उसमें रूल वाला पार्ट है उसमें रूल नंबर 10 पढ़िएगा, उसमें साफ लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर किस तरीके से जांच करेगा। ठीक है, लेकिन जो भी डोमेस्टिक वायलेंस में DIR रिपोर्ट पेश होती है, प्रोटेक्शन ऑफिसर उस तरीके से जांच नहीं करता है। इसीलिए कह रहा हूं कि अगर DIR रिपोर्ट पेश हो चुकी है उसको चैलेंज कर दीजिए कि सर ये DIR रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू लॉ नहीं बनी हुई है। ठीक है, उसको पूरा चैलेंज कीजिए। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है, वो जजमेंट भी मैंने कई बार अलग अलग वीडियो में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, संतोष सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ऐसा ही कोई जजमेंट है, इसी नाम से है। तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, संतोष बख्शी वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, उसमें सुप्रीम कोर्ट कहा है कि अगर घरेलू हिंसा हुई है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से होनी चाहिए। विदाउट इन्वेस्टिगेशन जो है किसी फैसले पर नहीं पहुंचा जा सकता। ठीक है, तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में अगर आप ये स्टेप उठा लेते हैं तो मेंटेनेंस तो आप भूल जाइए फिर लंबे समय तक के लिए, और वापस से उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर को कोर्ट ऑर्डर करे कि फिर से जांच करो। ठीक है, इससे पत्नी का ही नुकसान होना है। तो घरेलू हिंसा में ये काम कीजिए। अगर अगर आपने ये काम नहीं किया है, केस आगे बढ़ गया है, तो अभी भी समय है। जो उसमें DIR रिपोर्ट है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, टाइम अभी भी है आपके पास। इसके पहले कि केस डिसाइड हो जाए आप उसको चैलेंज कर सकते हैं। ठीक, तो जब आप उसको चैलेंज कर देंगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही फैसला आना है। तो ये तो बात घरेलू हिंसा की हो गई। और इसमें अगर आप इस स्टेप को उठाते हैं तो भरण पोषण वाले मैटर में भी काफ़ी रिलीफ आपको मिलेगा, क्योंकि घरेलू हिंसा का एक ही लॉजिक है कि अगर ये साबित हो जाए कि घरेलू हिंसा हुई ही नहीं है तो भरण पोषण नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, ये 125 की तरह नहीं है। 125 में तो भरण पोषण आपको देना ही है, मगर घरेलू हिंसा में देना नहीं है। अगर ये साबित हो गया कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ ही नहीं है तो भरण पोषण का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो केस ही खारिज हो जाएगा वो, क्योंकि वो पूरा केस इस आधार पर बना हुआ है कि घरेलू हिंसा हुई है। ठीक है, साथ में प्रोटेक्शन ऑफिसर अगर गलत रिपोर्ट बनाता है तो उसके ऊपर आप IPC की विभिन्न धाराएं हैं, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, उनके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। सेक्शन 166A 162 163 लाइन से धाराएं देके रखी हैं IPC में, उसके तहत आप कार्रवाई कर सकते हैं। अपने वकील से उसको नोटिस भिजवा सकते हैं।
ठीक है, ये काम भी आप कर सकते हैं। जब आप इस तरीके से चौतरफा हमले करेंगे तो कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा का जो मुकदमा है वो आपके फेवर में होगा, और 60 दिन में मुकदमे को ख़त्म करने का कानून है, इसका भी इस्तेमाल आप लोग नहीं करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, यही कारण है कि मेंटेनेंस आप पे बंध जाता है और ये केस 60 दिन छोड़िए 6 से साल चलता है, और आप भरण पोषण दे देकर बर्बाद होते रहते हैं। अब 125 की बात करें अगर, तो 125 में मेंटेनेंस बन जाए तो फिर क्या करना है। तो 125 में अगर मेंटेनेंस बन जाए तो एक मैं आपको एक सीधी सी बात बताऊं, शायद इसका इस्तेमाल वकील लोग नहीं करते हैं, चाहे अंतरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल हो, दोनों में ही कोर्ट जो है वो आपको जेल नहीं भेज सकती। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको कोर्ट जेल नहीं भेज सकती। इसमें कोर्ट को धारा 421 सीआरपीसी का प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें साफ कहा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोर्ट ने कोई फाइन लगाया हुआ है या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अर्थदंड या ऐसा कुछ भी लगा हुआ है और वो व्यक्ति उसको नहीं भर रहा है, तो उसकी वसूली के लिए कोर्ट पहले वारंट जारी करेगी, और वसूली वारंट जो होगा वो जिला कलेक्टर के पास जाएगा और वो उसकी प्रॉपर्टी का पता लगा के उसकी निजी संपत्ति से उस जो भी पैसा उससे लेना है उसकी वसूली करेगा, ना कि जेल भेजेगा। ठीक है, तो अगर कहीं पर भी आपके ऊपर ऐसी कोई नौबत आ रही है तो धारा 421 का सहारा लेके आप हाई कोर्ट में जाइए और वहाँ पर जाके आप जो हैं जो आपके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निकला है उस पर स्टे लीजिए। ठीक है, कोर्ट को स्टे देना पड़ेगा, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है या जो जिला कोर्ट जहाँ पर फैमिली मैटर्स चलते हैं या फैमिली कोर्ट होती कुछ राज्यों में, तो वहाँ पर इस प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया जाता। कारण है कि वकीलों को भी नहीं पता है। ठीक है, इसमें विपिन कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ इलाहाबाद का जजमेंट है, इसी साल का जजमेंट है, अप्रैल महीने में जजमेंट आया है। उस जजमेंट के अंदर बहुत सारे जजमेंट दे के रखे हैं, उन सभी जजमेंट में ये बात कही गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो इंटरिम मेंटेनेंस हो या फाइनल मेंटेनेंस हो, अगर वो ग्रांट उसको मतलब अगर देना है और वो नहीं दे रहा है तो उसको जेल नहीं भेजा जा सकता। ठीक है, ये बात कही गई है, मगर इसका इस्तेमाल एडवोकेट्स नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि ये परेशान होगा फिर कंप्रोमाइज़ की बात करेगा, लाखों रुपए कंप्रोमाइज मिलेंगे, उसमें से कुछ परसेंट मैं रख लूँगा। ये अक्सर फैमिली कोर्ट्स या फैमिली मैटर्स में ये चीज़ें बहुत कॉमन है, ऑल ओवर इंडिया कॉमन है। लोग जो वकील होते हैं वो दूसरों के घर तोड़ तोड़ कर खुद के घर बना के बैठ गए हैं। तो ये स्टेप आपको लेना है। अगर इंटरिम चल रहा है तो उसके अंदर तो सीधी सी बात है, इसी धारा 421 का आप हवाला दे सकते हैं। अगर 125 में इंटरिम का ऑर्डर हो गया है, आप पैसा नहीं दे रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो सीधी सी बात यह है कि जो भी जज होगा जब भी एग्जीक्यूशन लगेगा आपके खिलाफ तो वो आपका वारंट जारी करेगा। अब आपको चाहिए कि आप या आपका वकील पहले ही उसको एक एप्लीकेशन फंसा दे कि आप हमारे खिलाफ गिरफ्तारी वारंट नहीं कर सकते, आप 421 की कार्रवाई कीजिए। ठीक है, मुझे जेल भेजने से पैसा तो मिलना नहीं है, 421 की कार्रवाई करने से पैसा आपको मिल सकता है। वसूली कार्रवाई, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, मेरी वसूली कार्रवाई कीजिए आप। ठीक है, तो जज साहब जब ये करेंगे तो ये लंबी प्रोसेस हो जाती है। और अगर आपके नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं, जैसे अक्सर हमने सुना है लोग कहते हैं कि मेरे नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत कम रहता है, मैं गरीब आदमी हूँ, तो सीधी सी बात है उनको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो वो रिपोर्ट बना देंगे कि हमने कुर्क करने का प्रयास किया मगर उस व्यक्ति के नाम कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसके बाद की स्टेप में आपको जेल नहीं भेजा जाएगा, फिर मामला वहीं क्लोज हो जाएगा। ठीक है, मगर इस प्रोसेस को लोग फॉलो नहीं करते हैं, एडवोकेट्स भी नहीं करते हैं। तो आपको ये करना है, इंटरिम हो जाता है तो वो फाइनल हो जाता है, तो फाइनल में पहले आप जो है हाई कोर्ट जाएं। आपको लगता है कि फाइनल मेंटेनेंस का ऑर्डर गलत हुआ है, ज़्यादा है, आप हाई कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट में अपनी बात रखें। ठीक है, और हाई कोर्ट में जब आप अपनी बात रखेंगे हाई कोर्ट को लगेगा तो आपका मेंटेनेंस कम कर देगा, लेकिन पूरे सबूतों के साथ ही आपको जाना है। और अगर आपको लगता है कि मेंटेनेंस तो सही ऑर्डर हुआ है मगर अभी देने में समर्थ नहीं हूँ, पैसे ही प्रॉब्लम है, तो आप वही 421 सीआरपीसी का सहारा लीजिए। ठीक है, तो इस क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबी जाएगी और इसमें आपकी वाइफ को प्रॉब्लम होगी, इसलिए बता रहा हूँ। और इस प्रोसेस को लोग फॉलो नहीं करते।
ये प्रोसेस घरेलू हिंसा में ही फॉलो होगी सभी में। जहाँ कहीं भी मेंटेनेंस का केस है, जहाँ वसूली की बात की गई है, जहाँ पर आपको लगता है कि अब जज साहब जो हैं जेल भेज सकते हैं, वहाँ पर इस प्रोसेस को आपको अप्लाई करना है। अगर ऐसा हो गया कि आपका वारंट निकाल लिया गिरफ्तारी का, फिर क्या करना है? अगर आपको वारंट निकल गया गिरफ्तारी का, तो इमीडिएटली जाके आपको स्टे ले लेना है हाई कोर्ट में कि मेरे खिलाफ जो वारंट निकला है उस पर स्टे दिया जाए। ठीक है, तो हाई कोर्ट से आपको स्टे मिल जाएगा आपकी गिरफ्तारी पर, और उस पर गिरफ्तारी पर स्टे भी धारा 421 CRPC के आधार पर ही मिलेगा। तो अगर भरण पोषण नहीं दे पा रहे हैं तो CRPC 421 का इस्तेमाल करना सीखें। और अगर घरेलू हिंसा का मुकदमा है तो स्टार्टिंग स्टेज में ही जो है अब एक बड़ा दाव खेल जाएं, जो DIR रिपोर्ट है इसको चैलेंज करें, इसको चैलेंज करें। और साथ में जो RTI मैंने बताई थी आपको इस अपने स्टार्टिंग के वीडियो में, वो RTI जरूर लगा दें प्रोटेक्शन ऑफिसर के यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आपका केस बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और कोशिश ये भी करें कि 60 दिन में इस केस को ख़त्म करवाएं। स्टार्टिंग में ये स्टेप ले लें। अगर अभी तक भी नहीं ली है तो अभी भी आप जो है एप्लीकेशन लगा सकते हैं 60 दिन की। कई बार व्यक्ति कंफ्यूज रहता है कि यार बहुत टाइम हो गया है, अब लगाऊंगा तो क्या होगा। उससे डरिए मत, आप लगा दिए 60 दिन की एप्लीकेशन, क्योंकि लंबे समय से चल रहा है। तो आप जज से निवेदन कर लीजिए कि सर 60 दिन में ख़त्म करना था केस, 6 साल हो गए, 5 साल हो गए, 3 साल हो गए। आप 60 की जगह डबल मान लीजिए, 120 ले लीजिए। इस पर कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट भी है भाई। अगर उसमें लिखा है कि 60 दिन में ख़त्म करेगा, तो चलो 60 दिन में अगर नहीं भी कर रहा है तो 120 दिन तो ले लो, डबल हम आपको देते हैं। 6 महीने ले लो आप, चलिए 180 दिन ले लीजिए। आपको ये काम करना पड़ेगा, आप एप्लीकेशन लगा दो। वो आपकी एप्लीकेशन खारिज तो बड़ी मुश्किल ही वो खारिज कर पाएगा, और कर देता है उसको सेशन कोर्ट में अपन चैलेंज कर दें, हाई कोर्ट में चैलेंज कर दें, वो तो आपके फेवर में ही जजमेंट आना है। क्योंकि जो कानून पहले से बना हुआ है उससे हटकर कोई भी जुडिशरी जो है अपना जजमेंट नहीं दे सकती है। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको उठानी चाहिए। इन जनरली मुझे नहीं पता कि ये स्टेप लोग क्यों नहीं उठाते, लेकिन जब कभी भी इनकी नौबत आए तो इन स्टेप्स को उठाइए। तो इससे क्या होगा कि आपका केस जो है वो आपकी मुट्ठी में ही रहेगा। तो उम्मीद है कि ये साधारण सी बातें जो हैं मेरी आपकी समझ में आ गई होंगी। और कुछ डाउट वगैरह है तो हम मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसके बाद ही मैं आपसे बात कर पाऊँगा। ठीक है, मेरा नंबर मैंने हालांकि पहले बताया हुआ है 7415111449, और एक और नंबर है 8109695449। तो दोस्तों तब तक के लिए बहुत बहुत